हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह 5:30 बजे मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं और उस महीने के अंत में उस पूरे महीने का रिवीजन वीडियो भी लेकर आता हूं। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ये सितंबर 2022 महीने का रिवीजन वीडियो है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का। इस वीडियो में हम सितंबर महीने से संबंधित यूपी करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को रिवाइज करेंगे। और दोस्तों, ये जो वीडियो है सितंबर महीने का और इसके अलावा जो अगस्त का है, यानी यूपी करंट के जितने भी वीडियो हैं ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका जो आने वाला है यूपी पैट का एग्ज़ाम, यूपी पैट का एग्ज़ाम आने वाला है। इसके अलावा यूपीएससी, यूपी पीएससी हो गया, इसके अलावा आरओ एआर हो गया। तो ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और बहुत ही ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी? तो टॉप 20, टॉप 50 प्लस जो यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या रहेगी। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जो सारे क्वेश्चंस हैं 50 क्वेश्चंस हैं ये आपको कम से कम समय में पूरा करा सकें। थोड़ा स्पीड रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में NCRB द्वारा जारी साल 2021 के आंकड़ों में हत्याओं के मामले में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, NCRB के द्वारा अभी हाल ही में कुछ आंकड़े जारी किए गए। NCRB का फुल फॉर्म याद रखेंगे, क्या है? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसके द्वारा अभी आंकड़े जारी किए गए और बताया गया कि 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 4,28,278 मामले दर्ज किए गए और जबकि 2020 में कितने थे? तो 3,71,503 मामले ये 2020 में दर्ज किए गए थे। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो दर्ज मामलों में जो उत्तर प्रदेश है ये पहले स्थान पर है, जहाँ पर 56,083 मामले जो है दर्ज किए गए हैं महिलाओं के खिलाफ अपराधों में। ठीक, टोटल ये जो दिए गए हैं ये टोटल ओवरऑल है पूरे देश के और ये जो है यहाँ पर यूपी के हैं। और NCRB की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि प्रति 1 लाख की आबादी पर महिलाओं के खिलाफ अपराध 2020 में 56.5% से बढ़कर के 2021 में 64.5% हो गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो ये हत्याओं के मामले में भी शीर्ष पर रहा। यहाँ पर 3,717 मामले जो है वो हत्याओं के पाए गए और सेकंड पर रहा है बिहार, जहाँ पर 2,799 मामले पाए गए हैं। तो NCRB के ये जो आंकड़े हैं याद रखेंगे, या पूछा जा सकता है कि हत्याओं के मामले में जो NCRB ने रिपोर्ट जारी की है 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यूपी है। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले, तो वो भी यूपी में ही दर्ज किए गए हैं। इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीडा के CEO अवनीश अवस्थी के सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार किसे सौंपा गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, संजय प्रसाद को। दोस्तों, यूपीडा इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूपीडा, इस यहाँ पर ई होगा। तो फुल फॉर्म क्या है? तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज, और आई से क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल, डी से हो जाएगा डेवलपमेंट और ए से हो जाएगा अथॉरिटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे यूपीडा का फुल फॉर्म। तो यूपीडा के नए CEO कौन बन गए हैं? तो संजय प्रसाद जो है इनको बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कम समय में जनता की शिकायत को दूर करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ई कंप्लेंट पोर्टल। ठीक, उद्देश्य क्या है? तो जनता की शिकायत को दूर करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ताकि जो लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, वो इस पोर्टल के माध्यम से क्या करेंगे? अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और कम से कम समय में जो है उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। अब जो ई कंप्लेंट पोर्टल है, यानी जो वेबसाइट है, वो कौन सी है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वेबसाइट लॉन्च की गई है। ठीक है, कौन सी है? तो ये केशवप्रसादमौर्य.com, ये जो है वेबसाइट लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रायबरेली में आयोजित प्रतियोगिता में किसने 100 मीटर रेस में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अमलान बोरगोहेन ने। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रतियोगिता थी रायबरेली में आयोजित की गई थी, 100 मीटर की रेस में इन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अब जो 100 मीटर की रेस इन्होंने की है तो कितने समय में की है? तो ये बात ध्यान रखेंगे, 10.25 सेकेंड, 10.25 सेकंड में इन्होंने ये रेस को पूरी की है। और दोस्तों, जो अमलान बोरगोहेन हैं ये किस राज्य के हैं? इसको भी याद रखेंगे, तो ये असम के हैं। असम के ये रहने वाले हैं और इन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया है, एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सलखन जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सोनभद्र में। दोस्तों ये जो सलखन जीवाश्म पार्क है चर्चा में क्यों आया? दरअसल दोस्तों ये जो सलखन जीवाश्म पार्क है ये 150 करोड़, कितना, 150 करोड़ साल ये जो है पुराना है, ठीक है, सोनभद्र में है ये स्थित। और अभी जो है दोस्तों क्या हुआ कि जो यूपी सरकार है उसने ये जो सलखन जीवाश्म पार्क है इसे हेरिटेज सूची में शामिल कराने की बात कही है कि इसको जो है हेरिटेज सूची में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, इस तरह के जो ये पत्थर हैं वहाँ पर जो है इस तरह के ये निशान पाए जाते हैं। कहा जाता है कि ये जो निशान है ये 150 करोड़ साल पुराने हैं। काफ़ी मात्रा में इस तरह के जो निशान है वहाँ पर पाए जाते हैं, इसी को लेकर के इसे हेरिटेज सूची में शामिल कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सुरेश रैना ने। यहाँ इमेज देख सकते हैं, सुरेश रैना है। दोस्तों जो सुरेश रैना है इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। और इम्पॉर्टेंट इसमें याद रखेंगे, जो सुरेश रैना है ये हमारे यूपी से संबंधित है। और कहाँ से? तो याद रखेंगे गाज़ियाबाद, ये जो है गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, गाज़ियाबाद में ये जो है संबंधित हैं। अगला है, हाल ही में राज्य के किस जिले में खुदाई के दौरान 15,000 वर्ष पुरानी मूर्तियां मिली हैं? तो ये जो 15,000 साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं ये कहाँ पे मिली हैं? तो याद रखेंगे आप, बरेली में ये मूर्तियां पाई गई हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों ये जो मूर्तियां हैं जो 15,000 वर्ष पुरानी हैं ये किस काल से संबंधित बताई जा रही हैं? तो आप याद रखेंगे गुप्त काल की ये मूर्तियां बताई जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले का भरतौल गांव हर घर आरओ का पानी पहुंचाने वाला प्रदेश का पहला गांव बन गया? तो इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का भरतौल गांव, जो भरतौल गांव है यहाँ पर जो है हर घर में जो भरतौल गांव है यहाँ पे हर घर में आरओ का पानी पहुंचाया गया है। और ऐसा करने वाला ये प्रदेश का पहला गांव बन गया है। तो ये जो भरतौल गांव है किस जिले का है? तो आप याद रखेंगे बरेली का है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जो भरतौल गांव है कहाँ का है? बरेली का है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर भी किया करें, क्योंकि इस तरह के जो वीडियो है मंथली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, ईयरली हो गया, तो इसको बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो आप लोग जो है इसको शेयर ज़रूर किया करो। क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य फरवरी 2023 में इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। जो हमारा यूपी है ये जो है फरवरी 2023 में इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। ठीक, तो याद रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य किस स्थान पर रहा? तो बाजरा के उत्पादन में अगर देखा जाए तो जो यूपी है ये दूसरे स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा है, तो फर्स्ट जो पोजीशन है वो किस राज्य की है? तो याद रखेंगे आप, राजस्थान जो है ये पहले स्थान पर है और जो यूपी है ये दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई अभियोजना पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या में शीर्ष पर रहा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश जो है ये ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान में शीर्ष पर रहा है। अब दोस्तों सेकंड नंबर पर कौन सा राज्य है वो भी याद रखेंगे। तो सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, याद रखेंगे एमपी हो गया। और अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पर जो है कौन सा है? बिहार, ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में गठित नई सरकार की कैबिनेट में चुने गए भारतीय मूल के आलोक शर्मा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अभी जो है ब्रिटेन में एक कैबिनेट जो नई सरकार आई है तो उसकी कैबिनेट गठित की गई है, तो उसमें भारतीय मूल के आलोक शर्मा को जो है मंत्री बनाया गया। तो ये जो आलोक शर्मा है ये यूपी से संबंधित हैं। तो यूपी के किस शहर से ये संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, आगरा के ये रहने वाले थे। आलोक शर्मा आगरा के ये जो है मूल निवासी थे। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आलोक शर्मा कहाँ से हैं? आगरा के ये रहने वाले हैं।
और ब्रिटेन में इनको जो है क्या बनाया गया, मंत्री बनाया गया। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर 2022 को विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर को जो है 2022 को विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो याद रखेंगे आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, नोएडा में। ठीक, याद रखेंगे विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन है इसलिए इंपॉर्टेंट है नोएडा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र के नीति आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के लिए नीति आयोग का गठन करने की तैयारी में है। इससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। यानी दोस्तों अभी क्या है कि जो नीति आयोग है, आप सभी लोग जानते हैं जो नीति आयोग है उसी जो केंद्र का नीति आयोग है उसी की तर्ज पर अब राज्य में भी नीति आयोग का गठन किया जाएगा। ऐसा जो बात कही गई है वो यूपी में कही गई है। और दोस्तों ये जो यूपी में नीति आयोग बनेगा तो इसका जो अध्यक्ष बनाया जाएगा वो कौन होंगे, तो मुख्यमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होंगे। और ये जो नीति आयोग होगा राज्य का, ये संस्था नीतियों का विश्लेषण करेगी। तो इस यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में 10 अगस्त को निकाली गई तिरंगा यात्रा में 1000 फीट और 3 इंच लंबे तिरंगे को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों मैनपुरी में जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, कब, 10 अगस्त को। और उसी अवसर पर जो है जो तिरंगा है वो 1000 फीट और 3 इंच ऊंचा था, उसको जो है फहराया गया। और इसी के चलते ये जो तिरंगा है इसे वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया है कि ये सबसे ऊंचा तिरंगा रहा। तो याद रखेंगे आप कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले से कुसमही जंगल को इको टूरिज्म का केंद्र बनाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए, गोरखपुर। याद रखेंगे जो कुसमही जंगल है ये कहाँ पे है, ये गोरखपुर में है और इसे जो है इको टूरिज्म का केंद्र बनाया जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में साइन बोर्ड में हिंदी भाषा के अतिरिक्त किस भाषा में जानकारी लिखने का आदेश दिया है। तो दोस्तों क्या है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो सरकारी अस्पताल होते हैं तो उसमें जो साइन बोर्ड है वहाँ पर हिंदी में लिखा रहता है, लेकिन अभी राज्य सरकार ने ऐसा कहा है कि हिंदी के अलावा जो है उर्दू में भी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उर्दू में भी जो है जानकारी है सारी साइन बोर्ड पर वो लिखी जाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हिंदी के साथ साथ उर्दू भाषा में। अगला है मिर्जापुर के कैमूर इलाके में प्रदेश सरकार किस पक्षी के लिए रेस्टोरेंट खोलेगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गिद्ध के लिए। दोस्तों ये जो रेस्टोरेंट खोला जाएगा वो गिद्ध के लिए होगा। और अपने आप में ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों है, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों गिद्धों के लिए प्रदेश सरकार जो है एक रेस्टोरेंट खोलेगी। इस रेस्टोरेंट की खासियत क्या होगी, तो यहाँ पर गिद्धों के अतिरिक्त किसी अन्य जानवर या पक्षी का प्रवेश जो है वो वर्जित होगा। कहाँ पे ये बनाया जाएगा, तो मिर्जापुर के कैमूर इलाके में ये रेस्टोरेंट बनाया जाएगा और इसका नाम जो है वल्चर रेस्टोरेंट रखा जाएगा। नाम याद रखेंगे आप, वल्चर रेस्टोरेंट। ठीक है, अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है ये देश में बनने वाला अपनी तरह का पहला रेस्टोरेंट है जिसमें गिद्धों के लिए पौष्टिक व शुद्ध नाश्ते व भोजन का पूरा इंतजाम किया जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि देश में पहला ऐसा रेस्टोरेंट जो है कहाँ पर बनाया गया है जो कि गिद्धों के लिए है, तो ये बनाया गया है मिर्जापुर के कैमूर इलाके में, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों में किस देश के मॉडल पर स्वच्छता की पाठशाला लगाने का निर्णय लिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जापान की तर्ज पर। दोस्तों जापान की तर्ज पर अब हमारे यूपी में जो परिषदीय स्कूल हैं वहाँ पर क्या होगा, स्वच्छता की पाठशाला लगाने का निर्णय लिया गया। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है स्वच्छता के बारे में अवेयर किया जाएगा, उनको जो है बताया जाएगा कि स्वच्छता का क्या महत्व है। इसके साथ साथ जो शिक्षक होंगे वो जो है छात्रों के साथ मिलकर के जो विद्यालय है उसकी जो स्वच्छता से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो भी शिक्षक मिलकर करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है परिषदीय स्कूलों में किस देश के मॉडल पर स्वच्छता की पाठशाला लगाने का निर्णय लिया, तो आप याद रखेंगे जापान। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य अमृत सरोवर योजना में देश में पहले स्थान पर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जो यूपी है ये जो है अमृत सरोवर योजना में पहले स्थान पर है। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में कुल
8,462 झील का निर्माण हुआ है, यानी कि अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश दूसरे पर है, जम्मू कश्मीर तीसरे पर है, राजस्थान चौथे पर और तमिलनाडु 5वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खीरी है, यहाँ पर 256 अमृत सरोवर बनाए गए और प्रदेश में पहला स्थान इसको मिला है, जबकि 244 और 231 जिलों के साथ जो गोरखपुर है ये दूसरे और प्रतापगढ़ ये तीसरे स्थान पर रहा। तो याद रखेंगे आप, अगर पूछा जाता है दोस्तों अभी क्या है, अमृत सरोवर योजना शुरू की गई थी हमारे देश में, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसी के चलते कि अमृत सरोवर योजना के तहत कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, यानी सबसे ज़्यादा जो अमृत सरोवर जो है स्थापित किए गए हैं वो किस राज्य में बनाए गए, तो यूपी जो है इसमें पहले स्थान पर रहा। और अगर हम यूपी की बात करें कि यूपी में कौन सा जिला जो है शीर्ष पर रहा, तो यूपी में सबसे पहले स्थान पर है लखीमपुर खीरी और दूसरे पर है गोरखपुर और तीसरे पर है प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को प्रदेश का पहला सर्विलांस शहर घोषित किया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नोएडा को। दोस्तों जो नोएडा है इसको जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश का पहला सर्विलांस शहर घोषित किया है। अब इसका क्या मतलब है, तो दोस्तों जो नोएडा है यहाँ पर हर जगह चौराहों पर या जो भी संवेदनशील जगह हैं वहाँ पर क्या है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो है एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं, जिसके चलते ये जो नोएडा शहर है इसकी पूरी निगरानी 24 घंटे की जा रही है। तो इसी के चलते जो नोएडा शहर ये प्रदेश का पहला सर्विलांस शहर बन गया है, क्योंकि इसकी जो निगरानी है वो 24 घंटे होती है और जगह जगह पर यहाँ पर जो है कैमरे लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए, गोंड जनजाति को। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही जिले में अपनी 5 उपजातियों, कौन सी हैं, धुरिया हो गई, नायक हो गई, ओझा, पठारी और राजगुण, ये उपजातियां हैं, याद रखेंगे। भदोही जिले की 5 उपजातियां हैं, इनका नाम याद रखेंगे। और इसके साथ ही एक अनुसूचित जनजाति भी है, कौन सी है, गोंड समुदाय। इसको जो है अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर दिया गया है। ठीक, अगर कहा जाए कि कौन से जो समुदाय है उसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया तो ये हो गया गोंड। इसके अलावा 5 उपजातियां भी हैं, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगुण। उत्तर प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। अब जैसे हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में रहने वाली है हाटी या हट्टी समुदाय, इसको भी जनजाति की सूची में शामिल किया गया। तमिलनाडु राज्य के नारी कुरवन हो गया समुदाय, इसको भी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया। कुरी विक्रम समुदाय और कर्नाटक की काडू कुरुबा जाति और इसके साथ ही बेट्टा कुरुबा, ये कर्नाटक की 2 हैं जातियाँ, कौन सी, काडू कुरुबा और एक हो गई बेट्टा कुरुबा। तो इसको जो है किसमें शामिल किया गया है, एसटी में शामिल किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में हाटी या हट्टी जो समुदाय है इसको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया है, किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे आप हिमाचल प्रदेश की है। इसी तरह से नारी कुर्वम ये तमिलनाडु की है, काडू कुरुबा और बेट्टा कुरुबा ये कर्नाटक की है। और यूपी का कौन सा है, तो गोंड समुदाय, इसको शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि वेटनरी यूनिवर्सिटी किस शहर में खुलेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए, गोरखपुर में। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का पहला पशु चिकित्सा विज्ञान है यानी वेटनरी यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है, तो ये है मथुरा में। याद रखेंगे, जो पहला पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है वो मथुरा में है और दूसरा जो खुलेगा वो कहाँ पे, तो गोरखपुर में। अगला है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से किस शहर को सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित करने को संगठन ने अधिकृत तौर पर स्वीकार्यता दे दी है, तो यूपी के वाराणसी को जो है SCO की साल 2022-23 के लिए पर्यटन राजधानी के तौर पर मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नामक पुस्तक का विमोचन किया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, मनोज बाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मनोज बाजपेयी ने एक पुस्तक का विमोचन किया है, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे जो अभिनेता मनोज बाजपेयी हैं उन्होंने 16 सितंबर 2022 को मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये जो पुस्तक है ये कविताओं का संग्रह है। दोस्तों यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो ये है कि ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, तो
जीवेश नंदन ने इस पुस्तक को लिखा है। और जो जीवेश नंदन है ये हैं कौन, तो ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। अभी ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो याद रखेंगे आप, यूपी कैडर के 1987 बैच के जीवेश नंदन IAS अधिकारी रहे, इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है। इसके अलावा इन्होंने एक और पुस्तक लिखी है, कौन सी, महाकुंभ ए स्पिरिचुअल जर्नी। इस पुस्तक को भी इन्होंने लिखा है, जीवेश नंदन ने। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नदियों नालों में प्रदूषण का उचित प्रबंधन न करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को कितने करोड़ रुपए का हर्जाना जमा करने का निर्देश दिया। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए, 220 करोड़ रुपए। दरअसल दोस्तों, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने उत्तर प्रदेश पर हर्जाना लगाया है 220 करोड़ रुपए का। और क्यों लगाया, तो इसलिए कि जो उत्तर प्रदेश है इसने नदी नाले में जो प्रदूषण है इसका उचित प्रबंधन नहीं किया, इसी के चलते ये जुर्माना लगाया गया। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा PPP मॉडल पर पहला महिला विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ नगर निगम में। ठीक, याद रखेंगे, लखनऊ नगर निगम द्वारा जो है पहला PPP मॉडल पर महिला विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे आप, जो महिला विश्वविद्यालय होगा यहाँ पर जो महिलाएं होंगी इनको जो है निःशुल्क में एडमिशन दिया जाएगा। किस लिए, तो जो वहाँ पर कोर्सेज चलाए जाएंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर के, इसलिए वहाँ पर जो है ये महिलाओं को छूट दी जाएगी। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर प्रस्तावित प्रदेश की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का वर्चुअली शिलान्यास किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, आगरा में। अब दोस्तों, जो पहली फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर है इसका मतलब क्या है, तो दरअसल दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी तरह की जो उद्योग धंधे हैं वो एक ही छत के नीचे उपलब्ध रहेंगे। तो इस तरह की जो पहली फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर है इसका वर्चुअल शिलान्यास किसने किया, तो CM योगी आदित्यनाथ ने किया। कहाँ पे, आगरा में। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में नंदी अभ्यारण्य बनाए जाने की पहल की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मुरादाबाद मंडल में। दोस्तों क्या है कि आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश में जो गायें थीं इनका तो उचित प्रबंधन किया गया, क्योंकि इनके लिए गौशालाएं बनवाई गई, लेकिन जो नंदी है इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो जो मुरादाबाद मंडल है यहाँ पर नंदी अभ्यारण्य बनाए जाने की पहल की जा रही है। जो मंडलायुक्त हैं मुरादाबाद के, तो उन्होंने ये कहा है कि जो मंडल के 3 जिले हैं, जो संभल हो गया, अमरोहा और बिजनौर, इसमें जो है इसकी पहल की जा रही है। और यहाँ पर नंदी अभ्यारण्य की स्थापना का काम भी शुरू कर दिया है। ठीक है, क्यों, कारण क्या है, तो कारण यही रहा कि गायों के रखरखाव के लिए तो गौशालाएं बनवाई गई, लेकिन जो नंदी हैं इनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं किया गया। और इसी के चलते जो नंदी अभ्यारण्य है इसकी शुरुआत की गई है, कहाँ से, मुरादाबाद मंडल से। अगला है, कौन सा राज्य एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना शुरू करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। नाम से ही पता चल रहा है एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना क्या है। तो इसके तहत क्या होगा, हर एक जिले में एक जो पर्यटन स्थल होगा उसको चुना जाएगा और उसको जो है क्या किया जाएगा, उसका पुनरुद्धार किया जाएगा, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। याद रखेंगे, एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना किस राज्य से संबंधित है, यूपी से। और दोस्तों इसी के जो ये योजना है किसके तर्ज पर शुरू की गई है, तो यूपी की जो एक जिला एक उत्पाद योजना थी उसके तर्ज पर इसको शुरू किया गया। ठीक है, प्रदेश में जो ऐसी 3-4 योजनाएं शुरू की गई, तीनों नाम याद रखेंगे आप। एक जिला एक उत्पाद योजना हो गई, इसके अलावा एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना हो गई, इसके अलावा एक जिला एक खेल योजना हो गई, ये भी शुरू की गई थी। और इसके अलावा एक तहसील एक उत्पाद योजना भी हमारे प्रदेश में शुरू की गई। तो ये 4 योजनाएं हैं, आप इनको याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उन्नाव में। दोस्तों ये जो उन्नाव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा ये खास होगा, क्यों, क्योंकि जो जेवर एयरपोर्ट है अभी वर्तमान में, जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे भी ये बड़ा बनाया जाएगा, इस वजह से ये चर्चा में है। तो याद रखेंगे आप, उन्नाव में। अगला है, प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। तो बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, बाल पिटारा ऐप। इसको जो है प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। ठीक, याद रखेंगे, बाल पिटारा ऐप। अगला है, सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, वह किस शहर से थे। तो दोस्तों जो जाने माने हास्य कलाकार थे राजू श्रीवास्तव, इनका अभी जो है कुछ दिन पहले निधन हो गया।
और कैसे हुआ, तो हार्ट अटैक जो है इसकी वजह बताई जा रही है, इनका निधन हुआ। और ये हमारी यूपी से संबंधित थे, किस शहर से, तो ये कानपुर के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित आचार्य राम यतना शुक्ला का निधन हो गया, वह किस जिले से संबंधित थे। तो जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित आचार्य राम यतना शुक्ला थे, ये कहाँ से संबंधित थे, तो ये जो है यूपी के भदोही से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से ये सम्मानित थे, एक संस्कृत विद्वान थे और काशी विद्वत परिषद की पूर्व ये अध्यक्ष भी थे। आचार्य राम यतना शुक्ला, इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये संस्कृत व्याकरण और वेदांत शिक्षण और आधुनिकीकरण के नए तरीकों का आविष्कार करने की दिशा में इनके योगदान के लिए इन्हें लोकप्रिय रूप से अभिनव पाणिनि के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखेंगे कि अभिनव पाणिनि के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है किसको, आचार्य राम यतना शुक्ला को। दोस्तों जो आचार्य राम यतना शुक्ला थे, इनका जन्म 15 जनवरी 1932 को हुआ था। कहाँ पे, तो यूपी के भदोही जिले में इनका निधन हुआ था। ये संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे और उन्होंने प्राचीन और संस्कृत ग्रंथों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, और इसी के चलते इन्हें अभिनव पाणिनि के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखेंगे। अगला है, भारत 2023 में पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो जो भारत में पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस का आयोजन किया जाएगा, ये कहाँ पे किया जाएगा, तो याद रखेंगे आप, नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि भारत में जो है अभी तक इस तरह की जो रेसिंग की प्रतियोगिता थी वो आयोजित नहीं की जाती थी। पहली बार 2023 में मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस का आयोजन जो है भारत में किया जाएगा, नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। अब आप याद रखेंगे जो ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, इसको नाम क्या दिया गया है, तो ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत इसको नाम दिया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नर्सिंग व पैरा मेडिकल संस्थानों के विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मिशन निरामया। याद रखेंगे जो मिशन निरामया है किसके लिए शुरू किया गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थानों के जो विद्यार्थी हैं इनको बेहतर प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए ये मिशन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स का लास्ट 8 मंथ का वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जनवरी से लेकर के जो हमने जनवरी से लेकर के अगस्त तक कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आपको उसकी PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन है, जॉर्डन में आयोजित मुक्केबाजी की एशियन चैंपियनशिप में भारत देश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए, गोविंद साहनी। ये जो है जो जॉर्डन में आयोजित होने वाली है मुक्केबाजी की एशियन चैंपियनशिप प्रतियोगिता, उसमें ये भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। और दोस्तों जो प्रतियोगिता है वो कब आयोजित की जाएगी, तो 30 अक्टूबर से लेकर के कब तक, 12 नवंबर तक। 30 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर 2022 तक जो है इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे, तो याद रखेंगे जॉर्डन में। अगला है, NCR की तर्ज पर वृहद बनारस परिक्षेत्र बनाने की तैयारी चल रही है, इसमें कुल कितने जिले समाहित किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 12 जिले। NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर अब वृहद बनारस परिक्षेत्र बनाया जाएगा, इसमें 12 जिले शामिल रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को कौन सी राज्य सरकार ने, यानी कि महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर पर जो है कौन सी राज्य सरकार ने मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। दोस्तों मातृभूमि योजना पोर्टल है क्या, तो ये जो मातृभूमि योजना पोर्टल है इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से जनता को जोड़ा जाएगा। दरअसल दोस्तों क्या है कि इसमें क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति सामुदायिक भवन हो गया, याद रखेंगे अगर कोई भी व्यक्ति जो है अपनी ज़मीन सामुदायिक भवन, चिकित्सालय, स्कूल, कॉमन सर्विस सेंटर के लिए अगर वो देता है, ठीक है, तो वो जो सामुदायिक भवन हो गया, चिकित्सालय हो गया, स्कूल हो गया या कॉमन सर्विस सेंटर हो गया,
तो उसका जो नाम है वो अपने पूर्वज के नाम पर या अपने नाम पर करवा सकता है। तो ये योजना है मातृभूमि योजना, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति ये जो यहाँ पर दिए गए हैं सामुदायिक भवन, चिकित्सालय, स्कूल, कॉमन सर्विस सेंटर, इसके लिए अगर 60% पैसा देता है या वो जो है ज़मीन देता है तो उसका जो नाम है वो उसके नाम पर या उसके पूर्वज के नाम पर किया जाएगा, और जो शेष 40% पैसा है वो राज्य सरकार लगाएगी। उक्त भवन या योजना मातृभूमि योजना के लाभार्थी के पूर्वज के नाम पर होगी। तो ये आपको यहाँ पे बताया, तो याद रखेंगे मातृभूमि योजना यूपी सरकार ने लॉन्च की है। अगला है, हाल ही में इंटरनेशनल हरून रिच लिस्ट में अलख पांडे को स्थान मिला। ये उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो दोस्तों सभी लोग जानते होंगे, फिजिक्स वाला अलख पांडे, यूट्यूब चैनल भी है इनका। तो ये कहाँ के हैं? प्रयागराज के हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों जो अलख पांडे हैं यूपी में जो है अभी 25 जो रईस हैं उनकी सूची शामिल की गई थी, 25 लोगों की, तो उसमें इनका नाम शामिल था अलख पांडे का, और इंटरनेशनल हरून रिच लिस्ट में जो है इनका नाम शामिल रहा अलख पांडे का। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये अलख पांडे हैं, फिजिक्स वाला अलख पांडे, सभी लोग जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले इनकी जो कंपनी है वो एक यूनिकॉर्न कंपनी भी बनी थी। जो इनकी कंपनी है वो 8,000 करोड़ जो है इनकी कंपनी की जो कीमत है वो बताई गई थी, और ये एक यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने के लिए सीआरपीसी विधेयक 2022 बिल को पास किया, जिसके तहत दुष्कर्म आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल पाएगी? तो ऐसा जो बिल है वो हमारे यूपी में पास किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा कि किसी भी आरोपी को अग्रिम जमानत जो है इसके तहत नहीं मिल पाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अयोध्या में। दोस्तों अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन जो है सुर साम्राज्ञी के जन्मोत्सव पर 28 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे, यानी कि हो चुका है 28 सितंबर को, याद रखेंगे। वर्चुअली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है 28 सितंबर को। दोस्तों ये जो चौक है करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से जो है इसको बनाया गया है, और यहाँ पर 40 फीट ऊंची और 14 टन वजनी और 10 फीट चौड़ी भव्य बीड़ा स्थापित की गई, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और इस पर सरस्वती व मोर के चित्र भी उकेरे गए हैं, जो कि अनिल राम सुतार ने बनाए हैं। सरयू नदी के तट पर नया घाट चौक को लता मंगेशकर स्मृति चौक नाम देकर के इसके स्वरूप को संवारने पर 7.9 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो याद रखेंगे आप, अगर आपसे पूछा जाता है कि अयोध्या में किसके नाम पर जो है, यानी कि लता मंगेशकर के नाम पर जो है कहां पर एक चौक का उद्घाटन किया गया, तो ये अयोध्या में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए 1 दिन का सत्र आरक्षित किया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब विधानसभा में जो दिन है, एक दिन है, वो पूरा महिला विधायकों के लिए आरक्षित किया गया। यानी कि इस दिन क्या हुआ, इस दिन जो पूरा दिन था यहाँ पर महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे थे उन पर ही चर्चा की गई, और जो महिला विधायक थी उन्होंने ही यहाँ पर जो है सारी बात अपनी रखी है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पूरे दिन को जो है विधानसभा में महिला विधायकों के लिए आरक्षित किया गया हो। तो इसलिए याद रखेंगे आप, उत्तर प्रदेश में। अगला है, हाल ही में किसने महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट सारस परियोजना शुरू की है? तो ये जो परियोजना है ये शुरू की गई है गाजियाबाद में इजरायली दूतावास के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के मध्य शुरू की जाएगी? तो देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा की यहाँ पर बात की जा रही है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी से असम के बोगीबील तक ये जो है नदी क्रूज सेवा शुरू की जाएगी, और ये देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा होगी। तो इसे याद रखेंगे। अब दोस्तों देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है, तो ये कितनी लंबी है वो भी याद रखेंगे। तो 4000 किलोमीटर जो है ये नदी क्रूज सेवा होगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से खाड़ी देशों को बासमती चावल निर्यात किया जाएगा? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से किस जिले से खाड़ी देशों को बासमती चावल जो है भेजा जाएगा? तो याद रखेंगे आप, बिजनौर से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 25वां वैश्विक तेल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, आगरा में। याद रखेंगे 25वां वैश्विक तेल शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे? आगरा में।
अगला है उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो दोस्तों जो राज्य योजना आयोग था इसका भी नाम बदल दिया गया, और क्या नाम इसका हो गया है, तो राज्य परिवर्तन आयोग जो है इसका नाम कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे राज्य योजना आयोग इसका नाम चेंज हुआ और क्या कर दिया गया, तो राज्य परिवर्तन आयोग इसका नाम कर दिया गया। अगला है हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो यूपी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा, तो कहाँ पे किया जाएगा टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अयोध्या में। दोस्तों योगी सरकार जो है ये अयोध्या में निजी निवेश के माध्यम से टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का विकसित और संचालित करने का निर्णय लिया है। योगी सरकार कैबिनेट ने पीपीपी मोड पर यानी कि निजी निवेश के माध्यम से अयोध्या में 16,000 बेड के यात्री निवास का निर्माण और संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें होटल, डॉर्मेट्री, एम्फी थिएटर और पार्किंग की भी सुविधा होगी। जो फैसिलिटेशन सेंटर है इसका निर्माण पूरा होने पर अयोध्या में पर्याप्त संख्या में जो श्रद्धालु और पर्यटक हैं उनके ठहरने, खान पान और अन्य तरह की जो सुविधा हैं वो कम खर्च पर उपलब्ध होंगी। और यहाँ पर अगर हम पार्किंग की बात करें तो 250 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। तो ये यहाँ पर जो है व्यवस्था की जाएगी टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से, कहाँ पे, अयोध्या में। अगला है 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए उत्तर प्रदेश दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा डी, अन्नू रानी को। दोस्तों ओलंपियन जो जेवलिन थ्रोअर हैं एथलीट अन्नू रानी, इनको जो है गुजरात में आयोजित 36वें नेशनल गेम्स के उद्घाटन समारोह के लिए उत्तर प्रदेश के दल का ध्वजवाहक बनाया गया। ये जो 36वें राष्ट्रीय खेल थे ये 12 सितंबर से शुरू हुए और 12 अक्टूबर तक ये जारी रहेंगे। और कहाँ पे, तो गुजरात के अलग अलग 6 शहरों में, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में ये खेले जाएंगे। इस बार राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश 26 खेलों में हिस्सा ले रहा है। इन खेलों में उत्तर प्रदेश का 415 सदस्यीय दल भी शामिल होगा। तो याद रखेंगे अगर पूछा जाता है कि 36वें नेशनल गेम्स में उत्तर प्रदेश के दल का ध्वजवाहक किसको बनाया गया, तो अन्नू रानी को इसका ध्वजवाहक बनाया गया। अगला है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर एससीआर विकसित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों जिस तरह से एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है उसी के तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी क्या बनाया जाएगा, एससीआर यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र। और इसमें कौन कौन से जो है जिले शामिल रहेंगे, तो लखनऊ के आसपास के जो उन्नाव हो गया, सीतापुर हो गया, रायबरेली, बाराबंकी और कानपुर नगर और कानपुर देहात, इसको जो है इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे अगर पूछा जाता है कि दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर किस राज्य में एससीआर का विकसित किया जाएगा, तो यूपी में। तो दोस्तों ये थे सितंबर मंथ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको हमने यहाँ पर रिवीजन किया। अगर आपको इसकी पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है, जो पीडीएफ ई बुक है उसमें हमने सारे क्वेश्चंस को डिटेल पूर्वक बताया। यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, अगर हम हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में बताते तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। इसी वजह से हमने कम समय में सारे क्वेश्चंस को कवर किया। पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।